हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माय नेम इज सुनील शिंदे। वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। देखिए ज़रा, अब हमको कल हमने एक डिफेक्ट कर लिया था स्टोचियोमेट्री। आज हम देखते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट, देखते हैं सेकंड स्टोचियोमेट्री का सेकंड इम्प्योरिटी, उसके फिर नॉन स्टोचियोमेट्री का। तो इम्प्योरिटी नाम से ज़रा इम्प्योरिटी डिफेक्ट है कि नहीं। तो इम्प्योरिटी में क्या हो रहा है, देखो अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया, ब्रास लिया हुआ। देखो ब्रास में, देखो अभी ब्रास में क्या होता है, कॉपर और जिंक का एलॉय होता है, ये आप सभी जानते हैं। तो कॉपर में देखो ये रेगुलर है, तो कॉपर में मैंने एक ये देखा ब्लैक कलर जो बनाया वो जिंक है, तो इसमें जिंक मिक्स हो रहा है, तो देखो जिंक बीच बीच में आ रहा है। ये रेगुलर कॉपर का एटम है, इसके अंदर एक इम्प्योरिटी ऐड होगी जिंक की। फिर रेगुलर कॉपर का अरेंजमेंट, उसके अंदर एक ये आ गया रेगुलर एक। तो रेगुलर में फॉरेन एटम आ रहे हैं, ठीक है ना। फॉरेन एटम जो क्या करेगा, वो रिप्लेस करता है होस्ट एटम को। जो होस्ट मतलब जो जिसका जैसे कॉपर का बना है, तो कॉपर को रिप्लेस, कॉपर एटम को रिप्लेस कर रहा है जिंक। तो अभी आपको याद है कि यहाँ पे फॉरेन एटम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं उसको। तो यहाँ फॉरेन एटम मान लिया, यहाँ पे जिंक है। जिंक क्या कर रहा है, फॉरेन एटम है, ये कॉपर के रेगुलर जो होस्ट एटम है उसको क्या कर रहा है, रिप्लेस करता है। ऐसे इसको बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट हम लोग, ठीक है। ये जो बताया, ये तो अब इसके दो टाइप होते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट के। एक होता है आपका सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता है, और दूसरा जो हम जो लेंगे वो इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। दो डिफेक्ट इसके अंदर ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट ये होगा जनरल इंट्रोडक्शन इसका। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट देख लीजिए, व्हेन फॉरेन एटम्स, दैट इज एटम्स डिफरेंट फ्रॉम द होस्ट एटम, जैसा भी मैंने यहाँ बताया आपको, डिफरेंट फ्रॉम द होस्ट एटम। तो कॉपर यहाँ पे होस्ट एटम है, जिंक यहाँ पे फॉरेन एटम है, आर प्रेजेंट इन द क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये हो गया। अब ये दो टाइप के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, दो होंगे। पहला मैं ले रहा हूँ यहाँ पे सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सब्स्टिट्यूट करेगा, कॉपर के आइटम को जिंक कर रहे से। इन दिस डिफेक्ट द फॉरेन आइटम आर फाउंड एट द लैटिस साइट इन द प्लेस ऑफ होस्ट। लैटिस साइट, ये लैटिस साइट देखो, ये कॉपर के इसमें क्या हो गया, जिंक ने और क्या कर रहा है, स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। देखो जिंक मेटल, देखो जिंक ने ऑक्यूपाई कर लिया, देखो जिंक ने कर लिया, ये जिंक ने ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है ना। ठीक है, इन द प्लेस होस्ट आइटम द रेगुलर आइटम्स आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर लैटिस साइट बाय इम्प्योरिटी आइटम्स। जैसे एग्जांपल है, ब्रास इज एन एलॉय of copper and zinc. In brass host, copper atoms are replaced by impurity of zinc atom, and the zinc atom occupy regular sites of copper atoms. कोई कंफ्यूजन है क्या? मतलब जो होस्ट एटम को फॉरेन एटम रिप्लेस करेगा, तो मतलब होस्ट जो फॉरेन एटम है उसकी इम्प्योरिटी, जैसे अब हमने ये कॉपर का और मतलब ब्रास का एग्जांपल, या बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है ना। कोई ज़्यादा हार्ड टर्म नहीं है, बहुत ही ईजी है, आप इसको कर सकते हैं, कर लीजिए इसको नोट डाउन। ओके, अब देखते हैं सेकेंड इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। In this defect, the impurity atoms occupy interstitial space of lattice structure. जैसे मान लो अभी ये हमने एग्जांपल लिया है क्या, स्टील किसका होता है, आयन और कार्बन का बना होता है। इन दोनों का क्या होता है, एलॉय होता है, एक मेटल एक मतलब और नॉन मेटल। ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। तो ये आयन के पूरे मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई है, उसके बीच में जो स्पेस रहता है, इंटरस्टिशियल स्पेस दिख रहा है, ये ऑक्यूपाई कर रहा है कार्बन से, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसके कार्बन की इम्प्योरिटी इसके अंदर है, इसलिए इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट हो रहा है। तो इन दिस डिफेक्ट द इम्प्योरिटी एटम्स, ये दिख रहा है, ये कार्बन है इम्प्योरिटी, ये इम्प्योरिटी है, ये कार्बन के यहाँ पे इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी एटम्स बोल लेता है इसको मैं, इम्प्योरिटी एटम्स, ठीक है ना। ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ लैटिस स्ट्रक्चर, बहुत आसान है। और इन स्टिल आयन एटम्स ऑक्यूपाई नॉर्मल लैटिस साइट्स, देखो ये सारे आयन के हैं, एंड कार्बन आइटम दिख रहा आर प्रेजेंट एट इंटरस्टिशियल साइट्स। बहुत इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, समझ में आ रहा है, बहुत आसान है। थोड़ा ध्यान से पढ़िए, और इतना सब लिखने नहीं आता है, बीच में छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर से, ठीक है। ओके, अब देखते हैं नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोचियो मतलब जिसकी स्टोचियोमेट्रिक मतलब रेशियो जो होता है मेटल कैटायन आयन का, जो रेशियो मानेंगे कुछ भी होगा तो वो फिक्स नहीं होता है, उसको बोलते हैं नॉन स्टोचियोमेट्रिक। शॉर्ट में देख लीजिए, व्हेन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन काइंड टू दैट ऑफ अदर काइंड, और द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैटायन एंड अनायन बिकम्स डिफरेंट फ्रॉम दैट इंडिकेटेड बाय इट्स केमिकल फॉर्मूला, ठीक है ना। रेशियो फिक्स नहीं होता उसका। इन शॉर्ट, स्टोचियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड इज चेंज्ड बोलेंगे इसको। और एक याद रखना है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द चेंज इन स्टोचियोमेट्रिक, अगर आप स्टोचियोमेट्रिक चेंज कर रहे हैं तो डज नॉट कॉज एनी चेंज इन
क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अगर आपका स्टोचियोमेट्रिक चेंज हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आपका क्रिस्टल चेंज हो रहा है। क्लियर हो ना? नॉन स्टोचियोमेट्रिक में जो केमिकल कॉम्पोजिशन होगा वो फिक्स नहीं होगा, ठीक है ना, तो रेशियो में नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन स्टोचियोमेट्रिक, ठीक है ना। अब जैसे अब हमने बोला यहाँ पर तो सोडियम ऑक्साइड, आप कैसे लिखेंगे सोडियम ऑक्साइड? ऐसे लिखते हैं सोडियम ऑक्साइड, है ना। देखो ये स्टोचियोमेट्रिक रेशियो में, क्योंकि इसका 2 चार्ज है, इसका 1 है, ये स्टोचियोमेट्रिक इसमें। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे सोडियम ऑक्साइड तो ये नॉन स्टोचियोमेट्रिक में आएगा। मीनिंग समझ आ रहा है? स्टोचियोमेट्रिक और नॉन स्टोचियोमेट्रिक, ये नॉन स्टोचियोमेट्रिक हो गया। रेशियो फिक्स होता है, केमिकली उसका जो रेशियो होता है फिक्स होना चाहिए, यहाँ पे फिक्स नहीं होता है। अब और एक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि अगर अपना स्टोचियोमेट्रिक चेंज हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका क्रिस्टल का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा। ये पॉइंट काम के रखिए। अब देखिए यहाँ पर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। एक आएगा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट और दूसरा आएगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट। नाम से मालूम चल रहा है कि मेटल की डेफिशिएंसी, तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है और इसमें अंदर मेटल एक्सेस में रहेगा, ठीक है। तो इतना कर लीजिए। अब इसका हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन। ओके, अब देखते हैं फर्स्ट मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब ये जो डिफेक्ट है वो उसी कंपाउंड के मेटल में पॉसिबल है जिसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो इसमें क्या होता है, अगर कैटायन मिसिंग हो गया लैटिस पॉइंट से, लैटिस साइड से, तो अब उसमें जो नेगेटिव चार्ज उसको जो सराउंड करेंगे तो उसका जो है ना, अभी उसको बैलेंस कैसे करेंगे, न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे, तो फिर जो ऑक्सीडेशन है, तो मतलब उसको मानो +2 है तो +2 से +3 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब लोअर से हायर, तो उसके यहाँ के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ के इलेक्ट्रॉन उसको फिर बैलेंस कर देते हैं। जैसे देखिए अब यहाँ पर लिखा मैंने, दिस डिफेक्ट इज पॉसिबल ओनली इन कंपाउंड्स ऑफ मेटल दैट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल होना चाहिए, जैसे कि अभी आयन +2 से +3, निकिल +2 +3, है ना, कॉपर +1 से +2, ऐसे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होने चाहिए उसके कंपाउंड। In some crystal, positive metal ions are missing from their original lattice sites। हो गया, ये देखो यहाँ से मतलब निकल ऑक्साइड का लिया मैंने, तो उसमें से निकल को मैंने क्या कर दिया, मिसिंग कर दिया उसमें से, ठीक है। तो अभी इसके जो नेगेटिव चार्ज है, देखो ना ये नेगेटिव तो इसको पॉजिटिव चीज बैलेंस करने के लिए, तो ये क्या होता, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट निकल का है, तो इसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +3, बराबर है +3। तो ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब यहाँ से निकल से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, उसको बैलेंस कर देगा उसको, ऐसा बोल रहा है वो, ठीक है ना। इन सम क्रिस्टल पॉजिटिव मेटल आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर ओरिजिनल लैटिस साइट्स, द एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज इज बैलेंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ कैटायन ऑफ द सेम मेटल विथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो विथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना, देन दैट ऑफ मिसिंग कैटायन। अब यहाँ पर निकल ऑक्साइड का जो ये नॉन स्टोचियोमेट्रिक, क्योंकि निकल 0.97 है इसका रेशियो और ऑक्सीजन का है 1 रेशियो, इसलिए ये नॉन स्टोचियोमेट्रिक का फर्स्ट टाइप हो गया, है ना। देखो नॉन स्टोचियोमेट्रिक है, तो ये इसको थोड़ा सा कर लीजिए नोट डाउन। ओके, अब देखते हैं सेकंड, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मतलब मेटल इसमें ज़्यादा होगा। आप देखो कैसा होगा, देखो तो इसके 2 टाइप है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। उसमें फर्स्ट ले रहे हैं अ न्यूट्रल एटम और एन एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल पोजीशन। मतलब क्या बोल रहा है कि एक न्यूट्रल एटम या फिर एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन जो होता है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होता है, ऑक्यूपाई करता है, स्पेस को क्या करता है, ऑक्यूपाई करेगा। जैसे हम एग्जांपल लिया, जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट्स 2 वेज ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसको 2 तरीके से हम बता सकते हैं। पहला ले रहे हैं, इन द फर्स्ट केस इन जिंक ऑक्साइड लैटिस 1 न्यूट्रल जिंक एटम इज प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। अब ये जिंक ऑक्साइड का ये आपका, इसको जिंक ऑक्साइड ले रहे हैं यहाँ पे इस लैटिस में, देखो जिंक और यहाँ पे देखो न्यूट्रल जिंक इसके बीच में आ गया। इसको एक तो पहला होगा, देखो जिंक एक्सेस हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में देखो ये, तो ये न्यूट्रल आइटम आएगा या फिर पॉजिटिव आयन आएगा, 2 तरीके। तो पहला हो गया इसके अंदर, ये नोट कर लीजिए इसके अंदर, समझ आया ना इसको। इन द फर्स्ट केस क्या बोल रहा है, इन जिंक ऑक्साइड लैटिस, जिंक ऑक्साइड जो लैटिस है इसमें एक न्यूट्रल आइटम आ गया, जिंक ऑक्साइड, जिंक का न्यूट्रल आइटम आ गया, तो एक्सेस न्यूट्रल जिंक आइटम। बहुत आसान है। अब सेकंड देखते हैं। ओके, अब सेकंड केस में देखेंगे, जिंक ऑक्साइड को हमने हीट कर दिया तो वो डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज होकर क्या बनाएगा यहाँ पर, जिंक +2 आयन एंड हाफ O2 और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो। तो देखो द एक्सेस ऑफ जिंक आयन जो रहेगा, जो एक्सेस वो क्या होगा, इंटरस्टेशन में करेगा, मतलब ट्रैप्ड हो जाएगा यहाँ पर। आयन आर ट्रैप्ड इन इंटरस्टेशन साइट इन द लैटिस। अब पहले और दोनों केसेस में देखेंगे तो नॉन स्टोचियोमेट्रिक है, ठीक है ना। और उसका जो फॉर्मूला होगा जिंक ऑक्साइड ऐसा आएगा, Zn 1 + X और O1,
मतलब नॉन स्टॉचियोमेट्रिक आ जाएगा ये। देखिए ऐसा है, बहुत सिंपल है ये वाला, है ना, ज़्यादा हार्ड है नहीं है। तो दो केस हमने पढ़े इसके अंदर, एक तो न्यूट्रल एटम ट्रैप्ड हो रहा है बीच इंटरस्टिशियल साइड में, और दूसरा और आपका पॉजिटिव आयन, है ना, न्यूट्रल या फिर पॉजिटिव आयन ट्रैप हो जाता है। तो उसकी दो पॉसिबिलिटी हम बताइए, तो देख लीजिए इसको। ओके अब देखते हैं सेकंड उसका टाइप अभी, बाय अनाइन वैकेंसी, मतलब इसको बोलते हैं कलर ऑफ एफ सेंटर बोलते हैं इसको। इसमें हम लोग क्या करेंगे, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इम्पार्ट्स कलर टू द कलरलेस क्रिस्टल, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया, व्हेन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल, ठीक है ना, ये कलरलेस है, इज हीटेड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर, उसको हीट कर दिया तो सोडियम एटम्स आर डिपॉजिटेड ऑन द क्रिस्टल ऑफ सरफेस, ठीक है। उसके बाद जो डिपॉजिट होगा, उसके बाद में शॉर्ट में गया है, इसके आगे यहाँ ओरली बता था आपको। तो उसमें क्या होगा अभी, NaC, तो क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन जो सरफेस पे आ गया आपके, जो है ना, क्लोराइड आयंस जो है ना वो डिफ्यूज होकर सरफेस पे आ जाएंगे। तो NaCl देखो ये आगे सरफेस, तो अब सोडियम को इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये गेन करेगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा NaCl बन जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ पे आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्लोरीन यहाँ से निकल के इधर आ गया ना, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ गया, इधर आ जाता है। इसको बोलते हैं एफ सेंटर, या फिर इसके कारण क्या होता है, कलर आता है। तो सोडियम क्लोराइड शोज येलो कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर, इसको एफ सेंटर बोलते हैं यहाँ पर, एफ सेंटर। एंड द क्रिस्टल ऑफ NaCl हैज एक्सेस ऑफ सोडियम, एंड द नॉन स्टॉचियोमेट्रिक फॉर्मूला ऑफ NaCl इज, ये हो जाएगा Na1 + X हो जाएगा, और Cl1 हो गया। मतलब कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल से पार्ट है। यहाँ पर पूरे आपके डिफेक्ट्स हो गए कंप्लीट। डिफेक्ट्स आपको सबको बहुत अच्छे से तैयार कर लेने हैं, ठीक है ना। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको कंडक्टर, इंसुलेटर और ये सब बताता आपको, ठीक है। तो इतना कर लीजिए नोट। ओके अब देखते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, एक रहेगा आपका कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर, तीसरा सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, अभी पहले देखते हैं कंडक्टर्स। सभी जानते हैं कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो सॉलिड्स हैविंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज इन द रेंज बिटवीन, कितना होता है आपका 10⁴ to 10⁷ पर ओहम पर मीटर, इतना रेंज होगा तो आर कॉल्ड कंडक्टर्स बोलेंगे। इसमें मेटल्स और पूरे इलेक्ट्रोलाइट्स आएंगे, मतलब आयोनिक सॉलिड्स आ जाएंगे इसके अंदर। और इंसुलेटर में क्या होता है, रेंज ही याद रखनी पड़ेगी आपको। तो सॉलिड्स हैविंग लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज इन द रेंज कितना होता है 10⁻30 to 10⁻10 पर ओहम पर मीटर आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। इसमें नॉन मेटल्स और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आएंगे। बहुत ईजी, सिर्फ आपको रेंज याद करनी पड़ेगी आपको बस, ठीक है ना। चलिए इतना कर लीजिए नोट। ओके अब लास्ट देखते हैं सेमी कंडक्टर्स। तो रेंज याद कर लीजिए इसकी। तो सॉलिड्स हैविंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द रेंज कितना 10⁻6 to 10⁴, ठीक है ना, पर ओहम पर मीटर आर कॉल्ड सेमी कंडक्टर। और उसमें मेटलॉइड्स आएंगे जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी का ये 3 पार्ट हो गया। अब इसके बाद बैंड थ्योरी बचा हुआ है आपका, पूरा मेटल्स पढ़ना है। उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इतना रह गया। मतलब मुझे लगता है एक लेक्चर और लगेगा। मैं आज का वीडियो तो यहीं स्टॉप कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और देखो जितना मेरे पास टाइम अवेलेबल है उस हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूँ। छोटा बनता है, कभी बड़ा बनता है, जैसा टाइम मिलता है। अब इस टाइम कैसे, अभी ऑनलाइन लेक्चर्स मेरे कुछ ज़्यादा है, क्योंकि मेरे क्लास के भी ऑनलाइन लेक्चर मुझे लेने पड़ते हैं, और दूसरे 1-2 जगह के मैं और ऑनलाइन लेक्चर पढ़ाता हूँ। तो मुझे उस सब को पढ़ाने के, सब कुछ करते हुए, मैनेज करते हुए मुझे ये लेक्चर भी करना पड़ता है यूट्यूब का। तो इसलिए कई बच्चे का ऐसा मतलब मानना है कि सर छोटे वीडियो कभी बन जाता है, कभी बनता है, क्योंकि टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। आज जितना टाइम होता है उतना मुझे बनाना पड़ता है, क्योंकि मुझे वो ऑनलाइन है, उनकी फिक्स टाइम है, मुझे उस टाइम उनका ऑनलाइन लेक्चर लेने ही पड़ते हैं मेरे को, ठीक है। और अपना ये कैसा है, मैं इसको बना कर रिकॉर्ड करके, ये अपना लेक्चर रिकॉर्ड करके डालता हूँ। तो ये कभी भी डाल सकता हूँ, जितना टाइम मिलता है डालता हूँ, क्योंकि दिन भर पढ़ाता हूँ। लॉकडाउन में लोग कम काम करते, मेरे पास काम ज़्यादा है, ठीक है ना। मुझे CET का डालना, कभी CET डालना नहीं होता है। तो इसलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए करो थोड़ा सा, ठीक है ना। इसमें नाराज़ होने की कोई बात नहीं। कभी बच्चे नाराज़ हो जाते हैं, छोटे बच्चे, कभी डाला नहीं है, कभी वीडियो छोटा बन गया, इस पे ये कोई बात नहीं होती है, चलता रहता है वो कम ज़्यादा। आप भी कभी पढ़ते हो, कभी नहीं पढ़ते, तो आपको कोई बोलने वाला नहीं है, ठीक है। हमको हमारे रिस्पॉन्स हमको वाले, हम बराबर काम कर रहे हैं। आप बेफिक्र रहिए, पूरा सिलेबस होगा। अब ये एक लेक्चर में पूरी करने की कोशिश करूँगा कि एक लेक्चर, अभी नेक्स्ट एक लेक्चर आपका ये चैप्टर पूरा खत्म। फिर अल्कोहल, फिनॉल, ईथर जो बचा उसको मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो सब बोले सॉलिड कंप्लीट करो, मैं सॉलिड पहले कंप्लीट कर रहा हूँ, इसके पीछे लग गया हूँ मैं, ठीक है। ये थ्योरेटिकल, इसमें लिखने का थोड़ा सा ज़्यादा होता है यार। ओरली बोलूँगा तो जल्दी नहीं आएगा समझ में। तो ओरली बोलकर, लिखकर, दोनों काम किया ना, लिखना भी और ओरली समझाना भी, तो फिर थोड़ा सा जल्दी समझ आ जाता है, ठीक है ना। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है तो बोलिए, लेकिन थोड़ा नेगेटिव कमेंट्स मत कीजिए, अच्छे कमेंट्स कीजिए, जिससे हमको कैसा होता है एनर्जी मिले से। ऐसे कमेंट्स कीजिए कि सर को एनर्जी मिले और सर ज़्यादा काम करें, ठीक है ना। ऐसा किया करो, नाराज मत होया करो,
अप एंड डाउन चलते रहते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, कम ज़्यादा होते रहता है, ठीक है ना। चलिए पढ़ते रहिए और घर पे सेफ रहिए, बाहर मत निकलिए। चलिए स्टॉप करते हैं।